क्लास 10 वास्तविक संख्या चैप्टर को एआई द्वारा आसान शब्दों में समझने के लिए हम सबसे पहले वास्तविक संख्याओं की परिभाषा से शुरू करेंगे। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं के मामलों को सुलझाने से पहले मुझे लगता है हमें कुछ बुनियादी नियमों को समझना होगा। बिल्कुल, खेल के नियम समझने जरूरी हैं। हाँ, तो इन नोट्स में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नियम जिसे प्रमेय 1.2 या थ्योरम 1.2 कहा गया है, वो सामने आता है। ये बहुत ही पावरफुल थ्योरम है। मैं पढ़ती हूँ इसे। ये नियम कहता है कि मान लीजिए एक अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, हम इसे p कह लेते हैं। ठीक है, p मान लिया। अगर ये p किसी संख्या के वर्ग को, मतलब a² को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, तो वो जो p है ना, वो उस मूल संख्या a को भी विभाजित करेगा। और ये गणित की दुनिया का एक बहुत ही अचूक नियम है। मतलब इसके बिना हम आगे की कोई भी जो लॉजिकल बिल्डिंग है वो खड़ी कर ही नहीं सकते। अच्छा, मैं यहाँ ना थोड़ा उलझ रही हूँ। बताइए, क्या कंफ्यूजन है? मुझे यकीन है कि कई सुनने वाले भी यही सोच रहे होंगे कि ये बात तो बहुत ही नॉर्मल सी, मतलब बहुत ऑब्वियस ही लगती है। ऑब्वियस कैसे? मतलब अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को काट रही है तो वो उसके मूल रूप को भी काटेगी ही ना। तो क्या हम इसे बेवजह बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे? इसे थ्योरम का इतना भारी भरकम नाम क्यों दिया गया भाई? ये बहुत ही जायज सवाल है आपका। है ना? मतलब ये तो बेसिक डिवीजन है। सतह से देखने पर ये बहुत सामान्य लगता है, लेकिन ना इसकी गहराई जो है वो अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर्स के असली नेचर में छुपी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अभाज्य संख्याएं ना गणित की दुनिया के परमाणुओं की तरह होती हैं, मतलब एटम्स की तरह, जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, उन्हें और छोटे हिस्सों में आप नहीं तोड़ सकते। हर एक संख्या का अपना एक अनूठा प्राइम डीएनए होता है। ओके। मतलब अभाज्य गुणनखंडों का एक सेट होता है। तो मतलब जैसे हमारा डीएनए हमें परिभाषित करता है, वैसे ही प्राइम नंबर्स किसी भी संख्या का बुनियादी ढांचा तय करते हैं। सटीक रूप से। अब सोचिए, जब हम किसी संख्या a का वर्ग करते हैं, यानी a को a से गुणा करते हैं, हाँ, a into a, तो हम बाहर से तो कुछ भी नया नहीं जोड़ रहे हैं ना। नहीं, वही संख्या है। हम सिर्फ a के उसी प्राइम डीएनए को डबल कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं। आहा। तो अगर a² के अंदर कोई खास अभाज्य संख्या p मौजूद है, मान लीजिए कि 5 मौजूद है, तो ये 5 कहीं बाहर से हवा में उड़कर तो नहीं आ गया ना। नहीं, वो तो पहले से ही होगा। बिल्कुल, वो उस संख्या के मूल रूप यानी a के अंदर पहले से ही मौजूद रहा होगा। ये प्रमेय इसी आनुवांशिक सत्य को गणितीय रूप से एक तरह से साबित करती है। अरे वाह! ये हमें गारंटी देती है कि हम संख्याओं के डीएनए को ट्रैक कर सकते हैं। ये सच में मतलब एक बहुत गहरा नजरिया है इसे देखने का। हाँ, तो ये नियम असल में एक तरह की ट्रैकिंग डिवाइस है। एकदम सही, ट्रैकिंग डिवाइस। मतलब अगर मुझे किसी संख्या के स्क्वायर में कोई प्राइम गुण मिल गया तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि वो गुण उसके मूल में भी है। 100% होगा। बेहतरीन। तो अब इस ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके ना हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, जो कि है अपरिमेयता सिद्ध करना। हाँ, हमें ये साबित करना है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, यानी इरैशनल नंबर है। और यहीं पर गणित की मतलब सबसे खूबसूरत तार्किक रणनीति मंच पर आती है, जिसे हम विरोधोक्ति विधि कहते हैं। हाँ, नोट्स में इसे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कहा गया है। बिल्कुल। हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया। अब डेफिनेशन के हिसाब से दुनिया की किसी भी परिमेय संख्या को एक भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, यानी a/b के रूप में। हाँ, a/b। तो हम कहते हैं कि √5 बराबर है a/b के। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त शर्त लागू होती है। कौन सी शर्त? जो इस पूरी जासूसी की धुरी है, समझ लीजिए। वो शर्त यह है कि a और b दोनों सह अभाज्य होने चाहिए, यानी को प्राइम होने चाहिए। सह अभाज्य या को प्राइम? चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। हाँ, बताइए। इसका सीधा सा मतलब ये है ना कि a और b दोनों पूरी तरह से अपने सबसे सरल रूप में है। बिल्कुल, सिंपलेस्ट फॉर्म में। उनके बीच एक को छोड़कर, मतलब 1 को छोड़कर, कोई भी साझा गुणनखंड या कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई भी नहीं। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट सके। सही कहा। अगर हम इसे इंसानी रिश्तों के नजरिए से देखें तो
A और B दो ऐसे अजनबी हैं जिनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, कोई रिश्ता नहीं है। उनका डीएनए बिल्कुल अलग है, उनका कोई एक ही पूर्वज या साझा रिश्तेदार नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी है तो आपने। अदालत में रूट 5 की गवाही ये है कि वो A और B नाम के दो अजनबियों का अनुपात है। जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। अब हमारा काम है इस गवाही की क्रॉस एग्जामिनेशन करना। और ये क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होता है दोनों तरफ का वर्ग करने से, यानी स्क्वायरिंग करने से। हाँ, हम गणित का एक आईना उनके सामने रख देते हैं। तो जब हम रूट 5 इक्वल टू a/b का स्क्वायर करते हैं तो रूट का निशान हट जाता है। और हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 5 बराबर है a² / b² के। अगर हम इसे थोड़ा सीधा करके लिखें तो ये समीकरण बनता है a² बराबर है 5b² के। अब यहाँ हमें ना एक पल के लिए रुकना चाहिए। क्यों? a² इक्वल टू 5b², ये सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, तो क्या है? ये एक बहुत बड़ा सुराग है। ये हमें बता रहा है कि a² नाम की जो संख्या है वो असल में 5 और b² के गुणा होने से बनी है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि a² पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो सकता है। और यहीं पर हमारी वो ट्रैकिंग डिवाइस मतलब हमारा थ्योरम 1.2 हरकत में आता है। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये बात एस्टैब्लिश की थी कि अगर कोई अभाज्य संख्या जैसे कि यहाँ 5 है, हाँ। वो किसी संख्या के वर्ग को यानी a² को विभाजित करती है तो वो उसके मूल को यानी a को भी निश्चित रूप से विभाजित करेगी। एकदम सही। थ्योरम 1.2 के इस प्रहार से ना ये साबित हो जाता है कि a 5 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि a की डीएनए में 5 मौजूद है। हाँ, a का एक रिश्तेदार नंबर 5 है। ये तो पहली बड़ी खोज हो गई। बिल्कुल। अब चूंकि a के अंदर 5 मौजूद है तो हम a को 5 गुना कुछ और लिख सकते हैं ना? हाँ, लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि a बराबर है 5c के, जहां c कोई दूसरा पूर्णांक है। ठीक है। अब हम इस नई जानकारी को वापस उसी पुराने समीकरण में डाल देते हैं। तो हमारा पुराना समीकरण था a² इक्वल्स टू 5b²। हाँ, और अब a की जगह हम 5c रख देते हैं तो ये हो जाता है 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b²। जिसका मतलब है 25c² बराबर 5b²। और अगर हम दोनों तरफ 5 से भाग दे दें, जो कि गणित का एक बहुत ही बेसिक बैलेंसिंग रूल है, तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है 5c² बराबर है b² के। और बस यहाँ आकर ना वो पूरा का पूरा झूठ बेनकाब हो जाता है। कैसे? 5c² इक्वल टू b², ये ठीक वैसा ही समीकरण है जैसा हमें पहले मिला था। हाँ। ये चीख कर कह रहा है कि b² भी 5 से पूरी तरह विभाज्य है। ओहो। और फिर से थ्योरम 1.2 लागू हो जाता है। बिल्कुल। अगर b² 5 से कटता है तो b भी 5 से कटेगा। मतलब b के डीएनए में भी 5 मौजूद है। अब जरा ना शुरुआत में की गई उस कल्पना को याद कीजिए। वो गवाही। हाँ। हमने बड़ी शान से ये माना था कि a और b सह अभाज्य हैं, यानी वो अजनबी हैं। उनका कोई साझा रिश्तेदार नहीं है। लेकिन हमारी इस गणितीय जिराह ने साबित कर दिया कि a का रिश्तेदार भी 5 है और b का रिश्तेदार भी 5 है। उन दोनों में कम से कम 5 तो एक कॉमन फैक्टर है ही। और यही एक तार्किक विरोधाभास है, लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन। गणित में एक ही समय पर दो विरोधी बातें सच नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। a और b एक ही समय में कोप्राइम भी हों और दोनों 5 से डिवाइड भी होते हों, ये इम्पॉसिबल है। और ये विरोधाभास हवा में से तो पैदा नहीं हुआ। नहीं, ये इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमारी वो नींव ही सड़ी हुई थी जिस पर हमने ये पूरी इमारत खड़ी की थी। मतलब हमारी वो जो मूल कल्पना थी ना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, वो जड़ से ही गलत थी। बिल्कुल गलत थी। क्योंकि झूठ का अपना कोई बेस नहीं होता, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वो अपने ही तार्किक अंत तक पहुंचते पहुंचते न ढह गया। और हमारे पास क्या बचा? एकमात्र निर्विवाद सत्य कि रूट 5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। यही विरोधोक्ति विधि की असली ताकत है। सच में यह हमें भरोसा दिलाती है कि सच को ना गढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप बस झूठ की संभावनाओं को खत्म करते जाइए, जो आखिर में बचेगा वो कितना भी अजीब क्यों न लगे वही सत्य होगा। ये सिर्फ एक गणित का प्रूफ नहीं है, ये तो एक बहुत गहरी दार्शनिक यात्रा लग रही है मुझे, है ना? तो अब जब हमने ये एकदम क्लियर कर लिया है कि रूट 5 अपने शुद्ध रूप में अपरिमेय है, तो मेरे दिमाग में ना एक और सवाल उठ रहा है। पूछिए। क्या होता है जब ये शुद्ध अपरिमेयता सामान्य मतलब रोजमर्रा की परिमेय संख्याओं के संपर्क में आती है? अच्छा सवाल है। क्या वो उन्हें भी दूषित कर देती है? हिमांशु एकेडमी के नोट्स में जो अगला केस है ना, वो ठीक इसी बारे में। हाँ, अगला प्रश्न।
हमें ये जांचना है कि 3 + 2√5 इसकी प्रकृति क्या है। क्या ये रैशनल है या इरैशनल? और यहाँ आके कहानी ना एक नया मोड़ ले लेती है। कैसा मोड़? देखिए, गणित में हम हर बार पहिए का आविष्कार नहीं करते। मतलब जो सत्य हमने एक बार स्थापित कर लिया कि √5 अपरिमेय है, हाँ, वो अब हमारे लिए एक नजीर बन गया है, एक स्थापित कानून बन गया है जिसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें वो पूरी लंबी प्रक्रिया, वो डीएनए टेस्ट, वो कोप्राइम वाला पूरा तमाशा फिर से नहीं दोहराना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं तो यही सोच रही थी कि हमें फिर से इस पूरे 3 + 2√5 का स्क्वायर करना होगा और वही सब करना होगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ हम ना एक अलग और कहीं अधिक एलिगेंट, मतलब एक बहुत ही साफ सुथरी बीज गणितीय रणनीति अपनाते हैं। ओके, इसे हम अलगाव की रणनीति या आइसोलेशन स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। आइसोलेशन स्ट्रेटेजी। हाँ, हम फिर से विरोधोक्ति विधि का ही उपयोग करेंगे और मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया। तो फिर से हम इसे a/b के बराबर लिख सकते हैं, जहां a और b पूर्णांक है और b शून्य नहीं है, यानी 3 + 2√5 बराबर है a/b के। बिल्कुल। अब ये अलगाव की रणनीति काम कैसे करती है? हमारा लक्ष्य यहाँ ये है कि समीकरण के एक तरफ सिर्फ उस हिस्से को छोड़ना है जिसके बारे में हम गारंटी से जानते हैं कि वो अपरिमेय है, यानी √5। हाँ, √5। बाकी सारी जो सामान्य संख्याएं हैं ना, उनको हम धीरे धीरे समीकरण के दूसरी तरफ भेज देते हैं। ये तो अलजेब्रा का सबसे बेसिक कौशल है। बिल्कुल वही करना है। मैं समझ रही हूँ। तो ये ऐसा है जैसे हम इस समीकरण पर चढ़े हुए परिमेय संख्याओं के छलावरण को, उस कैमोफ्लाज को उतार रहे हैं। एकदम सही। तो सबसे पहले हम उस 3 को दूसरी तरफ भेजते हैं। ठीक है। तो ये बन जाता है 2√5 बराबर a/b - 3। थोड़ा एलसीएम वगैरह लेकर सरल करें तो ये बनता है 2√5 बराबर है a - 3b बटा b के। हाँ। इसके बाद उस 2 को भी हम दूसरी तरफ नीचे की ओर भेज देते हैं। और अब हमारा समीकरण कैसा दिखता है? अब ये दिखता है √5 बराबर है a - 3b बटा 2b के। यहाँ आकर हमने √5 को एकदम अकेला, बिना किसी कवर के छोड़ दिया है। अब ना इस अंतिम समीकरण पर जरा गहराई से विचार करते हैं। ठीक है। एक तरफ, मतलब राइट साइड में हमारे पास है a - 3b अपॉन 2b। हाँ। अब हम जानते हैं कि a और b पूर्णांक हैं, यानी इंटीजर्स हैं। हाँ। 3 और 2 भी पूर्णांक हैं। बिल्कुल। जब आप पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा भाग करते हैं, हाँ, तो गणित का नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि परिणाम हमेशा हमेशा एक परिमेय संख्या ही होगा। राइट। मतलब इस समीकरण का पूरा दायां हिस्सा एक परिमेय दुनिया का निवासी है। लेकिन बाईं ओर क्या है? वही तो। समीकरण के बाईं ओर सिर्फ √5 खड़ा है और इसके बारे में तो अदालत पहले ही फैसला सुना चुकी है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और यहीं पर ना तर्क का सबसे बड़ा टकराव होता है। हाँ। एक इक्वल टू या बराबर का जो निशान है, हाँ, वो सिर्फ एक संकेत नहीं है। हाँ, ये गणित का एक बेहद पवित्र बयान है। ये कहता है कि दोनों तरफ की चीजें प्रकृति और मूल्य में बिल्कुल समान है। लेकिन क्या एक अपरिमेय संख्या कभी एक परिमेय संख्या के समान हो सकती है? कभी नहीं। ये तो लॉजिकल रूप से इम्पॉसिबल है। ये तो प्रकाश और अंधकार को एक ही समय में एक ही जगह पर होने का दावा करने जैसा है। बहुत अच्छी तुलना की आपने। है ना? एक तरफ की संख्या वो है जिसे कभी भी एक सटीक भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और दूसरी तरफ की संख्या पूरी तरह से एक सटीक भिन्न है। ये बैलेंस तो कभी बन ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो चूंकि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि ये पूरा समीकरण ही अमान्य है, इनवैलिड है। और ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि हमारी वो पहली कल्पना ही गलत थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अपरिमेय संख्या जब परिमेय संख्याओं के साथ जुड़ती या गुणा होती है तो वो पूरे सिस्टम को ही अपरिमेय बना देती है। एकदम सही। ये आइसोलेशन वाली जो रणनीति है ना, ये सच में बहुत शक्तिशाली है। हाँ, और बहुत समय भी बचाती है। हमने असल में कोई जटिल कैलकुलेशन नहीं की, हमने सिर्फ तर्क की दिशा बदल दी। और अगर हम नोट्स के अगले हिस्से पर नजर डालें, 1/√2 के केस में हम बस समीकरण को पलट देते हैं तो √2 बराबर हो जाता है b/a के। सही है। 7√5 के केस में हम 7 को नीचे भेज देते हैं तो √5 बराबर हो जाता है a/7b के। और 6 + √2 के केस में हम 6 को घटा देते हैं
तो √2 बराबर हो जाता है a-6b बटा b के। बिल्कुल सही। इन तीनों ही सिचुएशंस में हम अंत में एक ही मुकाम पर पहुंचते हैं कि समीकरण के एक तरफ एक सिद्ध अपरिमेय संख्या है और दूसरी तरफ पूर्णांकों से बनी एक परिमेय संख्या। और फिर से वही तार्किक विस्फोट होता है। हाँ, वो कॉन्ट्रडिक्शन। आपने इसे बहुत सटीकता से पकड़ा है। शुक्रिया। जब आप समीकरण के एक हिस्से को दूसरी तरफ ले जाते हैं ना, तो आप सिर्फ नंबरों की जगह नहीं बदल रहे होते हैं। तो क्या कर रहे होते हैं? आप दरअसल उस संख्या की प्रकृति का परीक्षण कर रहे होते हैं। अरे वाह। हिमांशु एकेडमी ने जो ये सवाल संकलित किए हैं, इनका मेन मकसद छात्रों को रटने से दूर ले जाना है। ये उन्हें ये देखने की दृष्टि देता है कि गणित में रूप तो बदल सकता है, लेकिन तर्क की जो अंतर्निहित वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, वो हमेशा समान रहती है। बिल्कुल, वो हमेशा समान रहती है। वास्तुकला, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। हम सिर्फ x या y की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम तर्क के एक पूरे ढांचे को देख रहे हैं। एकदम सही। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने आज इस प्लेबुक के जरिए वास्तव में बहुत कुछ खोजा है। बिल्कुल खोजा है। हमने देखा कि कैसे प्रमेय 1.2 संख्याओं के सबसे बुनियादी स्तर यानी उनके प्राइम फैक्टर्स पर जाकर काम करता है। हाँ, वो हमें संख्याओं का डीएनए पढ़ने की ताकत देता है। और फिर हमने उस विरोधोक्ति विधि की, या मतलब उस प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की दार्शनिक शक्ति को भी महसूस किया। ये विधि हमें ये सिखाती है कि किसी सत्य को स्थापित करने के लिए ना हमेशा सीधे रास्ते की जरूरत नहीं होती। हाँ। कभी-कभी झूठ को उसके तार्किक अंत तक ले जाना ही सत्य को उजागर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। और अंत में हमने ये भी जाना कि अपरिमेय संख्याएं, चाहे वो किसी भी जटिल परिमेय ढांचे के साथ छिपने की कोशिश कर लें, वो अलगाव के बीजगणितीय हथियारों के सामने टिक नहीं पाती। बिल्कुल नहीं टिक